जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको प्री बोर्ड का पेपर सेकंड सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस पेपर का खंड का लेते हैं। पहला सवाल है गद्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न का इसका है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। इसका उत्तर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। खा रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इसका उत्तर है इंशा अल्लाह खां। गा क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है, यानी किस विधा में लिखी गई है ये। तो इसका उत्तर है आत्मकथा। घा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये कई रचनाएं दी हुई हैं, इनमें पहचानना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो आंसर है इसका कुटुज। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। उत्तर है इसका गोसाई विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। पद्य साहित्य पर आधारित प्रश्न है। आदिकाल का नाम बीज वपन काल किसने दिया। उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। खा नंबर ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें ज्ञानाश्री शाखा के हैं कबीरदास। उर्वशी के रचनाकार हैं। उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। उत्तर है इसका प्रिय प्रवास। तार सप्तक के संपादक थे, ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो पहला गद्यांश भाषा संस्कृति से लेकर के आवश्यकता है यहाँ तक। ये इसका पहला सवाल पूछा गया है पाठ तथा लेखक का नाम। तो पाठ तथा लेखक में पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक हैं इसके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो है उसकी व्याख्या करना है। तो लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं के द्वारा होता है। परंपराएं परिवर्तनशील हैं, अतः संस्कृति भी कभी एक जैसी नहीं रहती। विज्ञान की प्रगति के कारण हमारे सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन आना अनिवार्य है, अतः हमें अपनी भाषा के परंपरागत प्रतिमानों को त्याग कर उनमें कुछ संशोधन या परिवर्तन अनिवार्य है। तीसरा है संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये परिवर्तनशील और गतिशील होती है। इसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी होती है। चौथा है नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर है जब भाषा के परंपरागत शब्द समर्थ नहीं होते तो नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। लास्ट सवाल इसका उद्भूत और परंपरागत का अर्थ लिखिए। तो उद्भूत का अर्थ है उत्पन्न और परंपरागत का मतलब है परंपरा से चले आ रहे। अब अथवा यानी दूसरा गद्यांश है अशोक का वृक्ष से लेकर पीछे छूट गया। इसके पाठ है अशोक के फूल और लेखक हैं इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश है जो साधारण से लेकर लास्ट तक। तो इसका लिखा है पूंजीपति वर्ग आम लोग का खून चूसकर आम लोगों का खून चूसकर फला फूला है, किंतु आज समय बदल गया है। अब शोषित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया है, इसलिए पूंजीपतियों का वर्चस्व अब खत्म होता जा रहा है।
संतान की कामना करने वाली स्त्रियां अब अशोक वृक्ष की शरण में नहीं जाती, क्योंकि उन्हें वैभव के देवता गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली पीर पैगंबर शिव, दुर्गा आदि का आशीर्वाद मिलने लगा है। अब अशोक का महत्व खत्म हो गया है। अब आते हैं तीसरे पर, सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो उत्तर है, सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक वृक्ष है। लाखों करोड़ों की अपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? उत्तर है, सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी। आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? आज वह समाप्त हो गई है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। ये काव्यांशों पर आधारित है। तो पहला काव्यांश है, घिर रहे थे घुंघराले बाल से लेकर अलसाई हो अभिराम। इसमें कविता का नाम और कवि का नाम बताना है। तो कविता इसकी है श्रद्धा मनु और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश है इसमें, घिर रहे थे घुंघराले बाल से लेकर विदु के पास, यानी श्रद्धा के कंधे पर लटकी घुंघराले बालों की लट उसके मुख पर ऐसी झूल रही थी जैसे कि कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। तीसरा सवाल है, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है? तो उत्तर है, श्रद्धा की मनोरम छवि का। अगला है, अरुण की एक ऋण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास तथा मालवीकरण अलंकार है। मालवीकरण अलंकार जब बेजानदार चीज़ को मानव के रूप में मान लिया जाए तो मालवीकरण अलंकार होता है। और अनुप्रास इसलिए कि इसमें आ का प्रयोग आया है। देखो, अरुण में आया, अम्लान में, अधिक में, अलसाई में, अभिराम में, तो आ कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए से अनुप्रास अलंकार है। अम्लान तथा अभिराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अम्लान का अर्थ है स्वच्छ और अभिराम का मनोरम। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी दूसरा पद्यांश है, मैं नीर भरी दुख की बदली से लेकर निर्झरणी मछली, यहाँ तक। तो इसमें कवि और कविता का नाम बताना है। तो कविता है गीत 3, ये महादेवी वर्मा का गीत 3 है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश लास्ट की 2 लाइनें हैं, नैनों में दीपक से जलते पलकों से निर्जरणी मछली। कवयित्री के नयन विरह वेदना में दीपक के समान जलते हैं और उसकी पलकों से नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। तीसरा है, महादेवी जी ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? बदली से की है। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव है, उनका जीवन दुख की बदली के समान है जो हर समय पानी से भरी रहती है। उसी प्रकार विरह वेदना के कारण उनकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। अगला सवाल है, कवयित्री के रुदन से घायल संसार को किस प्रकार की प्रसन्नता मिलती है? जिस प्रकार बादलों की गर्जना से ताप से त्रस्त संसार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार रुदन रूपी कविता से संसार को प्रसन्नता मिलती है। अब 5वां सवाल जो है, का भाग में कवि का जीवन परिचय और उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। तो ये मैं अपनी कॉपी में से देख के लिख ले सकते हैं। खा में एक लेखक का साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ या उनकी रचनाएं लिखना है। तो इनमें से किसी एक का आप जो है अपनी कॉपी से देख के लिख लेंगे। लिखा चुका हूँ मैं आपको। छठा सवाल है, ध्रुव यात्रा कहानी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश संक्षेप में लिखिए। ये भी आप कॉपी की सहायता से लिख सकते हैं। इसका उत्तर, बहादुर कहानी अथवा पंचलाइट कहानी की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी आपको लिखा चुका हूँ, आप उससे लिखिएगा।
प्रश्न नंबर 7, आलोक व्रत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, यानी कथानक या सारांश। तो यह भी आप ले सकते हैं कॉपी से। या आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्रांकन कीजिए। ये पहले वाले सेट में आ चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से खंड का आपका कंप्लीट हो गया। अब खंड खा इंशाल्लाह कल